Guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Saturday and the time duration is around 2 p.m. in the afternoon. And today we are going to talk about the polling process, what is happening in this entire process. और अपॉइंटमेंट के बारे में अगर बात करूं तो अभी 2 हफ्ते का अगर आपको अपडेट प्रोवाइड करूं, जैसा आप सब लोगों को पता है, स्लॉट्स वगैरह आपके नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो खैर ओपन नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक अबाउट नेशनल स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बोलूँ तो इसमें भी एक आधे दिन बहुत लिमिटेड स्लॉट्स ओपन हो रखे हैं. अदरवाइज इफ आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द मुंबई लोकेशन के लिए बोलूँ तो वहाँ पे एक नई कैटेगरी अगर देखें तो उसमें स्लॉट्स वगैरह ओपन हो रखे हैं. आपके पीएचडी स्टूडेंट वीज़ा स्टडी का जो आपका कॉलम है, जो पीएचडी कैटेगरी है उसके लिए स्लॉट्स ओपन हो रहे हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट द नॉर्मल स्टडी कैटेगरी जो आपकी होती है उसके लिए स्लॉट्स वगैरह नहीं ओपन हो रहे हैं. अगर मुंबई लोकेशन में देखें तो जिस फ्रीक्वेंसी में रिलीज़ होने चाहिए थे उतने स्लॉट्स वगैरह इनके रिलीज़ नहीं कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ आई टॉक अबाउट नॉर्थ का तो खैर सारा पूरा सिनेरियो सही है. अब इसमें आप बात करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है, स्कैम कैसे हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग बात करें. जो सबसे पहला स्कैम है, अगर आप अभी किसी भी एजेंट से अभी रीच आउट करोगे, पहले जो उनके रेट थे अप्रॉक्सीमेटली कोई 65 से 70 हज़ार रुपये तक का चार्ज कर रहा था. अभी जो एजेंट लोग हैं वो लोग अभी प्राइस बोल रहे हैं 1,10,000 1,20,000 रुपये. आई थिंक दैट इज़ नॉट वर्थ एट ऑल पेइंग, क्योंकि जो इनका अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम है थोड़ा होल्ड लग गया है इसमें. अगर नॉर्मली अगर आपको बताऊं, जो दिसंबर वाला मंथ था, जितना हर महीने नॉर्मली स्लॉट्स वगैरह इनके रिलीज होते थे वो भी नहीं हो रहे अभी लास्ट दिसंबर 23 के बाद. दैट्स वाई अगर आप किसी से अभी पेड अपॉइंटमेंट अगर परचेज करोगे तो अगर उनसे कोऑर्डिनेट करते हो, दे विल से दैट दे आर चार्जिंग अराउंड 1.20 समथिंग लाइक दैट, 1.2 lakhs इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं. और अभी अपॉइंटमेंट परचेज करना वर्थ नहीं है. अगर रेशियो के बारे में बात करूं तो अभी बहुत सारे कैंडिडेट मेरे पहचान के थे जिन लोगों ने अभी सबमिशन वगैरह करा है. एवरी सिंगल पर्सन, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट गॉट द रिजेक्शन. पॉइंट डिफरेंट है, 10 नंबर का सबको मिला है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी ने कुछ डॉक्यूमेंट की गड़बड़ी करी है, 4 नंबर वीज़ा वाले, 4 नंबर में किसी का जिसका वीज़ा है, तो उसका मतलब होता है अगर आपने इंश्योरेंस जो उनके पैनल के अंदर था अगर वो प्रोवाइड नहीं किया तो दैट मीन्स इंश्योरेंस में आपका प्रॉब्लम आता है, उसका रिजेक्शन है. इसके अलावा 3 नंबर में रिजेक्शन आ रहे हैं अभी. अब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं अगर आप पोलैंड के लिए अप्लाई करें तो इन दैट सिनेरियो बैंक स्टेटमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा कमेंट भी करते हैं कि हमारे दोस्त ने अप्लाई किया था, उसका वीज़ा लग गया. और इस चीज़ को देखते हुए बहुत लोग ऐसा करते हैं, इसमें अपना बैंक स्टेटमेंट लगाते नहीं है, फिर उनका रिजेक्शन आता है. तुम्हारा पॉइंट नंबर 3 का. इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव यह है कि अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, जो इसकी चेकलिस्ट है उसके थ्रू आप अपना पूरा प्रोसेस आगे बढ़ाएं. अदरवाइज क्या प्रॉब्लम आता है आपको बताता हूँ. अगर आपके दोस्त ने अप्लाई किया, उसका बिना उसके लग गया, चलो उसने बैंक स्टेटमेंट लगाई नहीं और उसका वीज़ा लग गया, तो ऐसा मतलब इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर आप भी सबमिशन करोगे तो आपका रिजेक्शन नहीं आएगा. एंटायरली डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट में. और ऐसा बहुत कम सिनेरियो में होता है जिसमें अगर आप बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाओगे तो फिर आपका वीज़ा आ जाएगा. मैंने नहीं देखे ऐसे कोई कैंडिडेट जिसका ऐसा प्रोसेस हुआ कि अगर जितना अभी तक का इतना 1-1.5 साल से प्रोसेस मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, और इसमें मेरे को लगा नहीं कि अगर किसी कैंडिडेट ने अपना बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाया और उसका वीज़ा आ गया, पीसीसी उन लोगों ने नहीं लगाया एंड देन दे स्टिल गॉट द वीज़ा. ऐसे चांसेस मैंने खाली कमेंट सेक्शन में देख रखे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं प्रोसेस के बारे में बताऊं तो बहुत कम लोग होते हैं. मेरे को लगता नहीं है वैसा किसी को मिलता होगा अगर बिना पीसीसी लगाए हुए वीज़ा. ये सारी चेकलिस्ट हैं, ये सारी रिक्वायर्ड रहती हैं. अगर रिक्वायरमेंट अगर इसकी नहीं होती तो ये पूरी मेंशन होती नहीं. अगर आप वहाँ पे जाते अपना खाली पासपोर्ट जमा करते और आपका वीज़ा लग के आ जाता आपके पास, एक आधार कार्ड आपसे परचेज करते, एक इमिग्रेशन पॉलिसी होती है, सारे डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड होते हैं. तभी उन लोगों ने अपनी गाइडलाइन वगैरह मेंशन करी है, उसके बेसिस पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं. अगर आपको कोई गाइड करता है कि ये चीज़ें मत लगाओ और आपका वीज़ा आ जाएगा, तो इन सारे एजेंट से थोड़ा बच के रहें आप. या फिर आप एक काम करें, वीएफएस में कॉल कर लें और चेकलिस्ट के बारे में उनसे पूछें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है. वो भी आपको गाइड करेंगे कि आपको इतना एंटरटेन वो लोग करते नहीं है. वो आपको बोलेंगे कि आप एक काम करो, अपना जो भी चेकलिस्ट है उसको गो थ्रू करो और उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट अपना बना लो. इंडिया से बाहर आप रिलोकेट कर रहे हैं तो सबसे पहले कोई भी अगर कंट्री में आप किसी को भी इनवाइट करता है या फिर वीज़ा प्रोवाइड करता है तो उससे पहले हर कंट्री के लॉ होते हैं. लॉज के अंदर क्या चेक करते हैं आपको बताता हूँ मैं. अगर कोई कैंडिडेट वहाँ पे आ रहा तो क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका नहीं होना चाहिए. किसी क्रिमिनल को अपने कंट्री में कोई इनवाइट नहीं करेगा और वहाँ उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा. ये सारी चीज़ें आपको मेन रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए. अगर कोई आपसे कह रहा है कि पीसीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको बोलो कि चेकलिस्ट वगैरह देखे और खुद को एजुकेट करें प्रोसेस के रिगार्डिंग. क्योंकि बहुत सारे लोग वैसी इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करते हैं और इन्फॉर्मेशन पता होती नहीं है. एजेंट का काम बहुत ईजी है. अगर आपको बताऊँ मैं, अगर किसी के कॉन्टैक्ट हैं, अगर मैं जैसे अगर आपको बताता हूँ, मैंने किसी अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी से अपना फाइल लगाया और मेरे वहाँ से कॉन्टैक्ट बन गए, तो मैं क्या करूँगा कि आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट होंगे या फिर फ़ोन पे अपना एक पूरा ग्रुप बना के आधे लोगों को वर्क परमिट सेल आउट कर दूंगा. बहुत ईजी चीज़ होती है. जो एजेंट लोग ऐसे काम करते हैं उनको प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती एग्जैक्ट क्या प्रोसेस में चल रहा है और क्या सिनेरियो है.
तो फिर वो लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं। उनका सोल काम क्या होता है, आपको वर्क परमिट्स अलाउड करना और उसमें अपना मार्जिन निकाल के अपना मार्जिन निकाल लेना। उसके बाद फिर आगे जो प्रोसेस है उसमें फिर क्या करते हैं, आप वर्क परमिट जैसे ही आपके पास चले जाते हैं, फिर फाइल किसी और से बनाते हैं, आप फिर वीज़ा लगाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अगर एक प्रॉपर प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ तो किसी ऐसे बंदे से कराओ आप जो आपका एंड टू एंड सारा काम करके दे रहा है, जो आपका वर्क परमिट भी प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा आपको अपॉइंटमेंट भी काम प्रोवाइड करके देगा। या फिर अगर जो पूरा पैकेज आपको प्रोवाइड करता है उससे बोलो कि हमको पूरा सबमिशन करा के दे। और अभी के टाइम पे तो खैर मैं कहता हूँ कि पोलैंड का अप्लाई करना बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम है। अगर कोई वीडियो देख रहा तो पोलैंड का भी अप्लाई मत करो, रेशियो बहुत ही बुरा हो चुका है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अपॉइंटमेंट का बहुत मेजर इशू आ गया है। अभी एक आधे एक महीने से पहले बहुत लिमिटेड स्लॉट्स वगैरह ओपन हो रहे थे। अगर मैं सितंबर से पहले की बात करूं तो तब तक का सिनेरियो इंटायरली डिफरेंट था। सितंबर में इन लोगों ने क्या कर दिया, अपना पूरा प्रोसेस चेंज करने के बाद सितंबर वाले टाइम पे इन लोगों ने क्या किया, अपना एम्बेसी वाला रूल इंप्लीमेंट कर दिया। 2-3 महीने उसमें इन लोगों ने पूरे खत्म कर दिए अपने। और उसके बाद क्या हुआ, एम्बेसी वाले में अपॉइंटमेंट मिला लोगों को क्योंकि उसमें स्कैम नहीं हो सकता था। जो भी कैंडिडेट उन लोगों को अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करने तो कर रहे थे। एंड देन उन लोगों ने क्या किया, दिसंबर वाले टाइम पे फिर दोबारा ऐसे ही कर दिया। नवंबर में दिल्ली का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था और दिसंबर में अपना यहाँ का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और दिल्ली में भी जब न्यू इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो इतने स्लॉट्स रिलीज़ नहीं हुए हैं जितनी फ्रीक्वेंसी में स्लॉट्स रिलीज़ होने थे। उन लोगों ने क्या किया, उसमें भी थोड़ा होल्ड लगा दिया। और अगर वीएफएस में प्रोसेस आता है तो आपको पता है स्कैम होने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी एजेंट है, कुछ एजेंट वीएफएस से लिंक होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्लॉट्स वगैरह ओपन नहीं होते हैं, स्लॉट शो नहीं होते, बट स्टिल आपको जो एजेंट होते हैं पुराने जो इसमें वर्क कर रहे हैं वो आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। बट राइट नाउ द थिंग इज, वो लोग भी जो 50-60 हज़ार रुपये का अपॉइंटमेंट पहले कह रहे थे, अब वो लोग भी 1-1.5 लाख रुपये का कहने लग गए। तो उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। 1.5 लाख 1,20,000 रुपये का अपॉइंटमेंट आप परचेज करें एंड देन उसके बाद 20,000 की फाइल बनाते हैं, 41 हो जाता है, फिर 20,000 रुपये डॉक्यूमेंट, 1,60-1,80 लग जाता है। फिर मेरे को लगता नहीं है इतना पैसा लगाने के बाद आपको रिस्क लेने का, रिस्क लेना अभी इसमें वर्थ है। क्योंकि अभी जो वीज़ा आ भी रहे हैं वो रेशियो 5 से 10% के बीच में था, वो भी थोड़ा बहुत बेकार हो चुका है। और अगर मैं अभी का आउटकम बताऊँ, मेरे से बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करते रहते हैं जिसका सबमिशन होता है। तो उनका सिनेरियो क्या चल रहा है, अभी जो बहुत सारे कैंडिडेट मेरे इसमें ऐसे हैं, उनका रिजेक्शन आया, पॉइंट नंबर 10 में आया, पॉइंट नंबर 3 में आ रखा है किसी का 4 में आया है। और 4 में वैसे आना नहीं चाहिए था, 4 और 7 नंबर में जिसका रिजेक्शन आता है। अगर मैं आप प्रॉपर फाइल बना रहे हैं तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर आपको बोलूँगा, आपका जो रिजेक्शन आएगा वो आपका पॉइंट नंबर 10 में आना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी फ़ाइल ख़राब है तो फिर आपके अदर पॉइंट्स में रिजेक्शन आते हैं। अगर 10 नंबर पॉइंट है वो आपका अनसर्टेन है, वो इमिग्रेशन ऑफिसर पर डिपेंड करता है, वो अनसर्टेनिटी वाला है। इमिग्रेशन ऑफिसर आपको क्या करता है, 10 नंबर का रिजेक्शन देता है। और उसका मतलब होता है कि जो आपका पर्पस है वो जस्टिफाइड नहीं है अगर आप वहाँ जाके काम करेंगे। और वो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कुछ फाइल ख़राब है, पूरा इमिग्रेशन ऑफिसर पर डिपेंड करता है, उनके कोटा पे डिपेंड करता है, तभी ये पॉइंट नंबर 10 रिजेक्शन देते हैं। इसके लिए एक इंटायरली डिफरेंट सेशन बनाऊंगा, जो रिजेक्शन आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं और कैसे इनको ओवरकम कर सकते हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बट राइट नाउ दिस इज रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट थिंग। अपॉइंटमेंट अभी एजेंट से परचेस मत करो, बहुत हाई हो गया है इसके प्राइस। और इसके अलावा पूरा स्कैम ही है प्रोसेस, थोड़ा बच के रहो अभी अपॉइंटमेंट वाला। 1,20,000 का अपॉइंटमेंट लेके फिर आपका रिजेक्शन ही आएगा, थोड़ा मनी सेव करो, ट्राई फॉर सम अदर लोकेशन। और जिस लोगों ने अभी वर्क परमिट अप्लाई करा तो होल्ड पर डाल दो अपना, अभी नए वर्क परमिट पोलैंड के परचेस मत करो। दैट इज़ अ बिजनेस, नथिंग एल्स। अगर आपको जो वर्क परमिट्स अलाउड हो रहे हैं, वर्क परमिट मिल जाएगा, फिर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, अपॉइंटमेंट मिलेगा तो फिर रिजेक्शन आ जाएगा आपका। ऐसे प्रोसेस वर्क करा। वर्क वीज़ा के लिए आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट किसी ने मेंशन करके दे रखा था कि एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। किसी ने पूछा था कि अगर वो एम्बेसी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सेम रिजोल्यूशन कि आपके वेंसडे थर्सडे फ्राइडे स्लॉट्स ओपन होते हैं। और इसके अलावा अगर वीएफएस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो कहते हैं कि आप मंडे टू फ्राइडे चेक करो, स्लॉट्स आपके कभी भी रिलीज़ हो सकते हैं। क्योंकि जो अपॉइंटमेंट आपके रिलीज़ होते हैं ये पूरा अनसर्टेन होता है। इसमें आपको कभी आप उनको ईमेल करोगे या फिर आप उनको फ़ोन करोगे तो आपको ये नहीं बताएंगे कि स्लॉट्स कब ओपन होने वाले हैं। जो उनका नॉर्मल एसओपी है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मंडे टू फ्राइडे स्लॉट्स ओपन होते हैं, आपको वीएफएस वाले कहते हैं। और इसके अलावा अगर एम्बेसी में आप बात करोगे तो दे से दैट वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन उनके आपके स्लॉट्स ओपन होते हैं। अगर आप ईमेल करते हो देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिप्लाई फ्रॉम देम। जो स्टैंडर्ड है उनका वही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और वो आपको इन्फॉर्मेशन ये नहीं प्रोवाइड कर सकते कि कब ओपन करने वाले हैं, क्या टाइम है, क्योंकि जो प्रोसेस है उनका अनसर्टेन है। अगर वो आपको एग्जैक्ट टाइम बताएंगे तो फिर सारा आपका प्रोसेस सिस्टमेटिक चलता है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि प्रोसेस में स्लॉट्स आपके कभी भी रिलीज़ कर सकते हैं, आप चेक करते रहो। और ये प्रोसेस पूरा स्ट्रीमलाइन नहीं है जिसको अनसर्टेन कहते हैं। या तो फिर पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके बाद स्लॉट्स वगैरह देते हैं। दैट्स वाई आई एम सेइंग स्कैम इज गोइंग ऑन इन दिस प्रोसेस। और जो आपके अपने स्लॉट्स वगैरह कब रिलीज़ होंगे सारे अनसर्टेन होते हैं। और वो लोग अपना रिलीज़ नहीं भी करते तो फिर वो लोग क्या कहते हैं कि हम लोगों ने स्लॉट्स वगैरह रिलीज़ करे थे और आप लोग बुक नहीं कर पाए या फिर आपने चेक नहीं किया होगा। दैट्स वाई
दिस इज अ रीज़न. सो इफ़ यू आर रिलाइंग ऑन एम्बेसी एज वेल एज VFS, आप उनको फ़ोन करके ऐसा सोच रहे हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, वो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कभी प्रोवाइड नहीं करता. आपको जो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है दे आर गोइंग टू शेयर इट विद यू गाइज. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट समवन मेंशन मी रिगार्डिंग दिस थिंग दैट कोई एजेंट है, एजेंट ही उनका वर्क परमिट भी अप्लाई कर रहा है और इसके बाद पूरा प्रोसेस वही करके देगा. बट थिंग इज पूरा एजेंट आपको प्रोसेस करके नहीं दे सकता, वो आपको वीज़ा प्रोवाइड नहीं कर सकता. अगर आपके पास एक बार वर्क परमिट आता है देन आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन फाइल करना होता है और सबमिशन करने के लिए आपको वहीं वहाँ पे खुद ही जाना पड़ेगा. एजेंट आपका सारा काम करके आपको वीज़ा प्रोवाइड नहीं करेगा. और अगर आपको एजेंट ऐसा कह रहा है तो आपके साथ स्कैम कर रहा है, थोड़ा बच के रहो, आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद होने वाले हैं इसमें. अगर ऐसा कोई आपको एजेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो ये यूट्यूब चैनल है, इसमें सारे मैंने प्रोसेस के बारे में बता रखा है, आपको कैसे प्रोसेस फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं. नए लोग किसी को भी कोई भी एजेंट को एकदम सारा पैसा मत दे दो, अदरवाइज स्कैम हो जाएगा आपका. अभी के टाइम पे पोलैंड का रेशियो इज़ वेरी बैड. एंड अभी आप सबमिशन भी कर दोगे तो रिजेक्शन आने के हाई चांसेस हैं. और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका रिजेक्शन आ भी गया है. तो राइट नाउ दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम अगर आप पोलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं. अगर नया भी वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो अभी आप होल्ड पे रह लो. अगर आप प्रोसेस के लिए प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं इन दैट सिनेरियो यू कैन डू वन थिंग, वेट फॉर अ वाइल. अभी पूरा सिस्टम बहुत बेकार चल रहा है इसमें. अगर आप इसमें पैसे लगाते हैं तो दैट इज़ गोना वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम. आपका इसके बाद वर्क परमिट आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. वर्क परमिट आने में कोई आपको 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा. अगर आप जनरल वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, सीजनल करोगे तो वो थोड़ा और कम टाइम पे आ जाता है. वर्क परमिट आने के बाद फिर प्रॉब्लम होगी, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा. अपॉइंटमेंट अगर पेड परचेज भी करोगे उसके बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस हैं. अभी हाई चार्जेस पे करने के बाद फिर रिजेक्शन आने के हाई चांसेस हैं. सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्किंग राइट नाउ. सो वेट फॉर अ वाइल. अगर कुछ अपडेट आएगा, सिनेरियो पूरा रेशियो ठीक होता है तो फिर मैं उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा. राइट नाउ अगर देखा जाए तो एक दो बहुत हज़ारों में कैंडिडेट हैं जिनके पास वर्क परमिट पड़ा है, अपॉइंटमेंट नहीं मिला है और सब लोग वेट कर रहे हैं. और जो VFS है, VFS में इतने स्लॉट्स आपके रिलीज़ नहीं हो रहे हैं. उन लोगों ने पूरा प्रोसेस होल्ड पर डाल दिया आजकल. अगर आपको कुछ क्वेरी है प्रोसेस के रिगार्डिंग या फिर वेबसाइट के रिगार्डिंग इशू है तो मैंने फ़ोन नंबर आप आगे मेंशन करा है. यू कैन अगर पोलैंड कस्टमर केयर का नंबर आप इसमें रीच आउट कर सकते हैं. ईमेल आईडी आपकी इनकी है. लाइव चैट करना है, आप लाइव चैट कर सकते हैं उनके साथ. दे लेट यू नो अबाउट द प्रोसेस. बट वो पूरा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ कुछ प्रोवाइड नहीं करते. वो लोग आपको स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे पूरे प्रोसेस में क्या चल रहा है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड. हैव अ नाइस डे. और इसके अलावा अभी एक दो टॉपिक और हैं, उसके बारे में आपको बताना है क्या चल रहा प्रोसेस के अंदर और क्या क्या इम्प्लीकेशन है इसके, क्या चेंजेस आएंगे और कैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा उसके बारे में आपको बताना है. और आने वाले टाइम पे जैसे ही मेरे पर टाइम लगेगा तो मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा उसके रिगार्डिंग. थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे.